टोली है, इसकी स्पेन पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार ये सेगमेंट हम लोग कर रहे थे। इस साम्राज्य विस्तार के सेगमेंट में प्रथम चरण हम लोगों ने कर लिया था, उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार। द्वितीय चरण की तरफ हम लोग बढ़ चुके थे। द्वितीय चरण में आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोगों ने देखा था कि कुल 4 युद्ध थे, उसमें 3 युद्धों को हम लोग समाप्त कर चुके थे। अभी हम लोग को कौन सा लेना है? चलिए भाई, कुछ तकनीकी खामियां थी जिसकी वजह से वीडियो जो है पॉज हो गया था। कुछ अभी हम लोग किए नहीं है, वही इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था? ब्रिटिश साम्राज्य का द्वितीय चरण, दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार। दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत आंग्ल मैसूर युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध में कुल जो है 4 युद्ध हम लोगों ने देखा था। कुल कितना युद्ध? कुल 4 युद्ध। इन 4 युद्धों में 3 हम लोग कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पर आना है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पर आना है, चतुर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम वाले में मैं प्रथम और द्वितीय में पहले ही बता दिया था, हैदर अली रहते हैं। हैदर अली 1782 ईस्वी में पोर्टो नोवा के युद्ध में आयरकुट उन्हें पराजित करता है, बुरी तरह से घायल होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। पहला वाला मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था, दूसरा वाला मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। 1782 से 1784 तक उनका 18 वर्षीय पुत्र टीपू सुल्तान जो रहता है वो लड़ता है। तीसरे वाले में लॉर्ड कार्नवालिस आते हैं और लॉर्ड कार्नवालिस अपने परंपरागत मित्रों मराठा और निजाम को आपस में मिलाते हैं। और वहां से क्या होता है? वहां से जो है अंततः अंग्रेज जो है विजित होते हैं और श्रीरंगपट्टनम की संधि से क्या होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। वही श्रीरंगपट्टनम की संधि ही क्या होता है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बनता है। तो कारण कौन कौन से हैं? तो पहला कारण, तीसरे वाले में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, शायद आप लोग को याद आ रहा होगा। तीसरे वाले में श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? 1792 ईस्वी में हुआ था। यहां पे टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए देने थे, 1.5 करोड़ वो दिए थे। 1.5 करोड़ के एवज में उनके 2 पुत्र गिरवी रख लिए गए थे। अब आप खुद सोच करके देखिए कि किसी के भी, आपके या किसी के भी घर परिवार का, अगर 2 बच्चों को कोई अपने पास रख ले, साधारण परिवार के बच्चे तो है नहीं भाई, राज घराने के हैं, मैसूर के राजा के लड़के हैं ना। मैं साधारण लोगों की बात कर रहा हूं कि 2 बच्चों को अगर कोई अपहरण कर ले, रख ले, वो जब तक बच्चे लौट कर नहीं आएंगे तब तक वो चैन की नींद नहीं ले पाएगा, वो हमेशा बेचैन आत्मा बना रहेगा। राज परिवार के 2 बच्चे जो है गिरवी रखे गए हैं। टीपू सुल्तान बेचैन है। जब बेचैन है तो कहां पर बढ़ते हैं? ये अंग्रेजों के जो शत्रु हैं, अंग्रेजों के शत्रु फ्रांसीसियों से टीपू सुल्तान के बढ़ते निकट संबंध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ, जिसकी भूमिका 98 से बननी शुरू हो जाती है। तो यहां से क्या होता है? यहां से जो है फ्रांसीसी, में कहा ना कई बार इस बात को दोहरा चुका कि भारत पाकिस्तान में वो दुश्मनी नहीं है जो दुश्मनी एक दौर में ब्रिटेन और फ्रांस में हुआ करता था।
कहने का बात यह है कि अब दुश्मन देश से नजदीकी टीपू सुल्तान की बढ़ रही है तो अंग्रेजों को चिंता होना लाजमी है। इसी बढ़ते नजदीकियों में टीपू सुल्तान क्या करते हैं? टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब की सदस्यता धारण करते हैं। जैकोबियन क्लब की सदस्यता धारण करते हैं। सदस्यता धारण करते हैं। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस की क्रांति कई चरणों से होकर के गुजरा हुआ था। उसमें एक चरण रेन ऑफ टेरर का था। रेन ऑफ टेरर मतलब भय का, आतंक का राज्य था। फ्रांस की क्रांति आम जनता ने वहां के निरंकुश राजा के खिलाफ किया था। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में आपने देखा था, या फ्रांस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वां, मैंने बताया लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट ने किया था। लुई 14वां कौन था? बुर्बो वंश का था। जब बुर्बो वंश का था तो मैंने ये भी बताया था, बुर्बो वंश अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली बात बताई थी। निरंकुश राजतंत्र इनको विलासिता में खोए हुए हैं। भोग विलास का जीवन किसके पैसे पर? आम जनता के पैसे पे जी रहे थे। पाप का घड़ा एक दिन भरता है। बुर्बो वंश के निरंकुश राजशाही के अतिशय शोषण का जो घड़ा था वो 1789 में भर गया। आम जनमानस ने निरंकुश राजतंत्र या बुर्बो राजवंश की निरंकुशता के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया। विद्रोह से सत्ता पलट हुआ। सत्ता पलट में आगे की और भी कड़ियां हैं, उसमें एक कड़ी है आतंक के राज्य की स्थापना। सामान्य जनता का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो दो भाग में है, एक जैकोबियन है, दूसरे जिरोंदिस्त है। जिरोंदिस्त का नेता रॉबस्पियरे रहता है। तो जैकोबियन जो रहता है, जैकोबियंस कह सकते हैं कि दल रहता है। फ्रांस में जब संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होता है फिर उसके पश्चात उग्र गणतंत्र आता है, और उग्र गणतंत्र में जैकोबियन एक दल था। और उसी दल की सदस्यता किसने धारण किया? उसी दल की सदस्यता टीपू सुल्तान ने धारण किया। इससे क्या है भाई? इससे किसको मिर्ची लगा? ब्रिटेन को मिर्ची लगा कि फ्रांस से नजदीकियां बढ़ रही हैं। 1795 में डायरेक्टरी का शासन आता है, और इसी दौरान नेपोलियन का नाम आप लोग सुने होंगे। नेपोलियन एक बड़ा योद्धा था। नेपोलियन का उदय होता है। जिस जैकोबियन क्लब की सदस्यता टीपू सुल्तान ने धारण किया, बाद में फ्रांस में नेपोलियन का उदय होता है। तो नेपोलियन के उदय के साथ क्या होता है? नेपोलियन के उदय के साथ ही टीपू सुल्तान नेपोलियन से भी पत्राचार मतलब संदेश भेजते हैं, और अंग्रेजों की करनी को बताते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीता है। बताते हैं भाई कि जब मैं जीता था तो मैंने क्या किया था। जब मैं जीता था तो इनके पिता भी जीते थे, तो क्या किए? एक दूसरे के विजित प्रदेश को लौटा दिया, मद्रास की संधि की शर्तें। दूसरे युद्ध में भी पलड़ा भारी किसका था? पलड़ा भारी जो है टीपू सुल्तान का ही था, लेकिन संधि की शर्तें क्या थी? एक दूसरे के विजित प्रदेश को लौटा देना। नेपोलियन को पत्र में बताते हैं कि जब ये युद्ध जीते हैं वो भी कैसे, साम दाम दंड भेद मराठा निजाम को मिला करके। जब ये जीते हैं तो इन्होंने कौन सा व्यवहार किया? मेरे दो बच्चों को गिरवी रखा। नेपोलियन तो भाई फ्रांस जो है पड़ोसी ही था ब्रिटेन का। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है। नेपोलियन इनके रग रग से वाकिफ था। फ्रांस अंग्रेजों के रग रग से, मैंने कहा कि अंग्रेज बिच्छू में बिच्छू की तरह डंक मारते थे, इनके हर डंक, इनके हर घाव से परिचित थे। नेपोलियन कहता है टीपू सुल्तान से कि घबराओ मत, मैं भारत पर आक्रमण करूंगा। नेपोलियन के आक्रमण का मतलब समझ रहे हैं? नेपोलियन का जब युग था तो नेपोलियन एक जलजला था। जैसे शोले पिक्चर में सुने हैं ना, गब्बर जो डाकू रहता है वो कहता है कि मेरा नाम सुनकर के न जाने कितने गांव के मां अपने बच्चों से कहती है सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। नेपोलियन का अपना एक दौर था। नेपोलियन का अपना यूरोप पर एक दबदबा था, और नेपोलियन टीपू सुल्तान से कह रहा है कि मैं भारत पर आक्रमण करूंगा, घबराओ मत। और कहता है मैं मतलब फ्रांस ही नहीं, हमारे साथ मिस्र भी आएगा, हमारे साथ रूस भी आएगा। तो इस तरीके से क्या था? इस तरीके से जो है 5 लाख सेना के साथ नेपोलियन के आक्रमण का भारत पर खतरा था। अंग्रेज क्या होते हैं भाई? अंग्रेज सिहर उठते हैं, जो सिजलिंग कहा जाता है। नेपोलियन का खौफ सबको पता था। लव यू टू बेटा, लव यू टू एवरीवन। जो भी आप लोगों का बार बार आप लोग मैसेज कर रहे हैं, तो चलिए अब आप लोग जो है उसका रिस्पॉन्स मैंने दे दिया। लव यू ऑल। आइए फटाफट जो है इस पे आप लोग जो है कंसंट्रेट कीजिए, जो कहानी में सुना रहा हूं। ठीक है, तो मुद्दे की बात है कि नेपोलियन के आक्रमण का खतरा, 5 लाख सैनिकों के आक्रमण का खतरा, अंग्रेजों को पता था कि अगर एक बार नेपोलियन आ गया तो भारत तो हाथ से गया। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से जो है अंग्रेजों को असुरक्षा महसूस होता है। बात किन दिनों की है भाई? 1798 में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बनकर के आता है। जब लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बन के आता है तो उसे लगता है कि अब मैसूर की कहानी खत्म करने की जरूरत है। मैसूर की कहानी खत्म करने की जरूरत है। कहीं नेपोलियन आ गया तो भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने की जरूरत है। तो
अगला जो कारण रहता है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा या लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के प्रस्ताव को टीपू सुल्तान के द्वारा नकारना। लॉर्ड वेलेजली भारत में अपनी मजबूत स्थिति को बनाने के लिए कि नेपोलियन का अगर आक्रमण हो तो हम मजबूत बने रहे, वो कौन सा प्रस्ताव भेजता है? सहायक संधि का प्रस्ताव भेजता है, और इस सहायक संधि को टीपू सुल्तान नकार देता है। तो अब मुद्दे की बात क्या है भाई कि सहायक संधि क्या है? मुद्दे की बात जो है सहायक संधि क्या है? सहायक संधि क्या है और किसकी सहायक संधि है? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि है। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि क्या है इसे हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले मुद्दा है कि सहायक संधि क्यों? वाई सहायक संधि क्यों? तो अभी मैंने बताया कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपनी राजनैतिक और सैन्य जड़ों को मजबूत बनाने के लिए अगला क्यों है भाई? सहायक संधि का अगला मुद्दा क्यों है? तो अगला मुद्दा अंग्रेजों की भारत में साम्राज्य विस्तारवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अगला सहायक संधि क्यों है भाई? तो अगला अप्रत्यक्ष रूप से अपनी औपनिवेशिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कॉलोनियल नीड्स है। औपनिवेशिक जरूरतें क्या है? औपनिवेशिक जरूरतें क्या है? भारत के कच्चे संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन है, इस पे इनका नियंत्रण बना रहे। Why the subsidiary alliance? There were the multi-dimensional objectives 1, 2 and 3. And the matter is what is the subsidiary alliance? सहायक संधि क्या है? सहायक संधि क्या है? आइए उस पर भी देखा जाए। क्यों का जवाब मिल गया। अब क्या है सहायक संधि क्या है? तो सहायक संधि की कुछ प्रमुख शर्तें थी। सहायक संधि की कुछ प्रमुख शर्तें थी। क्या था भाई? स्वीकार करने वाले क्षेत्रीय राज्यों को ये शर्तें स्वीकार करनी थी। अब वही तो है भाई कि कौन सी शर्तें स्वीकार करनी थी? सहायक संधि का प्रस्ताव जो लॉर्ड वेलेजली ने लाया, अब उसकी कुछ शर्तें हैं। जो भी क्षेत्रीय राज्य इसे स्वीकार करेगा, इन शर्तों को स्वीकार करना होगा। अब मुद्दे की बात वही है कि कौन सी वो शर्तें हैं। तो पहली शर्त है कि देसी राज्यों को अपने खर्च पर अपने राज्य में एक अंग्रेजी सेना की टुकड़ी रखनी थी। क्या इसका उद्देश्य था? नेपोलियन को अभी मैंने कहा, नेपोलियन एक जलजला था यूरोप का। वो टीपू सुल्तान से वादा भी किया है कि हम अकेले नहीं, मिस्र और रूस भी आएगा। और यहां पे नवाब साहब की 50,000 सेना थी भाई ना, 50,000 की परंपरागत सेना थी। मुद्दे की क्या बात है भाई कि 5 लाख की सेना का वादा किया है, और नेपोलियन कोई एरू गैरू नहीं था। फ्रांस कोई एरू गैरू नहीं था। इसी फ्रांस की सेना ने अमेरिका की क्रांति में इसी अंग्रेजों को पटकनी दिए थे। तो कहा जाता भाई ना, समय समय की बात है, कभी तू रगड़ा कभी मैं रगड़ा। पहले आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में फ्रांसीसी विजेता थे। द्वितीय वाले में भी 1750 तक जो है डुप्ले अपनी शक्ति के चरम पे रहता है, फ्रांसीसी ऑलमोस्ट विजेता रहते हैं 1750 तक। और इतनी आधुनिक फ्रांसीसी सेना 5 लाख के साथ भारत में आने वाली है, तो अपनी सेना का विस्तार करना है। लेकिन सबसे बड़ा बाधा क्या है कि इतना सैलरी कहां से आएगा, इतनी तनख्वाह कहां से आएगी? भारत के राजाओं से इस तनख्वाह को निकालो। हमारे सहायक संधि को स्वीकार किए तो पहला शर्त क्या है? पहला शर्त की मेरी अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी रहेगी, इसके खर्चे पे, आपके खर्चे पे, आपके ही राज्य में रहेगी। एक तीर से
दो निशाना है। पहला निशाना नेपोलियन के संभावित आक्रमण का खतरा, दूसरा जिस राज्य में अंग्रेजों की सेना रहेगी उस राज्य पे धीरे धीरे नियंत्रण हुआ कि नहीं हुआ भाई। जब चाहेंगे तब चिंगारी लगा देंगे, जब चाहेंगे तब चिंगारी लगा देंगे। अगली शर्त क्या थी? तो अगली शर्त थी कि दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को दिन राज दरबार के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को देखने के लिए एक ब्रिटिश रेजिडेंट राज दरबार में बैठेगा। मतलब क्या है? सर पे एक छुरी लटका दिया गया, आपकी अपनी कोई प्राइवेसी, आपकी अपनी कोई स्वतंत्रता रही नहीं गई। अंग्रेजों का एक भेदिया, एक रेजिडेंट हमेशा राज दरबार में अपनी उपस्थिति बनाए रखेगा। तो ये भी क्या हुआ? उस रियासत पे नियंत्रण रखने का भाई बताया ना कि उद्देश्य क्या है? साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करना, साम्राज्य विस्तार करना। जब अपनी सेना रहेगी, अपना रेजिडेंट रहेगा, जब मन करेगा तब उसको अपने में हड़प लेंगे। अगला क्या है? सहायक संधि को जो स्वीकार करेगा वो बिना अंग्रेजों की अनुमति से किसी भी यूरोपीय शक्ति से कोई भी संबंध नहीं रखेगा। मींस कि अब जो पहले था ना कि माहे बंदरगाह हैदर अली ने दे दिया था फ्रांसीसियों को, मतलब भले अंग्रेजों ने बेदारा में डचों को हरा दिया, वांडीवास में फ्रांसीसियों को हरा दिया, छोटे छोटे रियासत है वो अपने मनमर्जी से उनको फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे रहे हैं, खतरा इनके ऊपर बना हुआ है। अब क्या है? सहायक संधि जो स्वीकार करेगा फ्रांस ही नहीं किसी भी यूरोपीय शक्ति से बिना अंग्रेजों की अनुमति से कोई भी संबंध नहीं रखेगा। अगला क्या है भाई? तो अगला टर्म एंड कंडीशन है कि देसी रियासत का वैदेशिक संबंध अंग्रेजों के नियंत्रण में होगा। अब आपके कोई फॉरेन रिलेशन भी, मतलब जिस देश के साथ, इस राज्य के साथ संबंध रखना है, अब ये कौन डिसाइड करेगा? अब ये जो है डिसाइड देसी रियासतें करेंगे। ठीक है। अब अंतिम शर्त क्या है भाई? तो पांचवा और अंतिम शर्त क्या है कि जो इन चारों को स्वीकार करेगा, इन सभी शर्तों को, मतलब सहायक संधि के स्वीकार करने वाले, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले देसी रियासत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा कंपनी करेगी। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। जो इन चारों शर्तों को स्वीकार करेगा और उसके राज्य के अंदर कोई विद्रोह हो रहा है वैसे में भी अंग्रेज जिम्मेदारी लेंगे, और बाहर से कोई अगर आक्रमण कर रहा है वैसे में भी अंग्रेज जो है उसकी जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है। तो ये क्या है भाई? ये जो है सहायक संधि की शर्तें रहती है। अब क्या है? अब मुद्दे की बात यह है कि इसी सहायक संधि की जो प्रावधान है ये क्या होता है? ये कहते हैं कि लॉर्ड वेलेजली कहते हैं कि आप स्वीकार कर लीजिए, टीपू सुल्तान से कहते हैं कि आप स्वीकार कर लीजिए। टीपू सुल्तान क्या करता है? टीपू सुल्तान वेलेजली के सहायक संधि के प्रस्ताव को नकार देता है। किसने स्वीकार कर लिया भाई? टीपू सुल्तान, मतलब मैसूर ने अस्वीकार कर दिया। क्या प्रश्न है बेटा शिवानी, बताइए। शिवानी क्या प्रश्न है? फटाफट बताइए। जलजला क्या है? जलजला मतलब जिसका डर, जिसका नाम सुनकर के ही सिहरन पैदा हो जाए। सिहरन मतलब कि पैनिक हो जाए। जैसे कोरोना क्या था? कोरोना जलजला था। उसका नाम सुन के अभी भी लॉकडाउन का नाम सुनकर के रोकते खड़े हो जाते हैं। कोरोना का नाम सुनकर के लगता है ना कब कौन कहां से उठ जाएगा, किसी का भरोसा नहीं। इतने लोगों ने अपनों को खोया ना कि कोरोना नाम से ही सिहरन हो जाता है। जलजला मतलब कि सिहरन होना। ठीक है। आप लोग ने फिर वही इतिहास से क्लास को मोड़ करके दूसरी जगह लेके चले जाते हैं। घर का भेदिया लंका ढाबे आप लोग कई बार सुने होंगे भाई ना। भेदिया मतलब डिसीटर कहा जाता है। डिसीटर मतलब कि जो धोखेबाज हो। भेदिया मतलब जो धोखेबाज हो। रेजिडेंट का मतलब होता है प्रतिनिधि। अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि जो है दरबार में बैठेगा। ठीक है। चलिए भाई, निर्गमन मतलब पलायन होता है। निर्गमन मतलब कि वो यहां से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन कर जाना। ठीक है। आइए भाई, तो अब हम लोग क्या है, अब जो है चलिए आगे बढ़ा जाए। ये अस्वीकार कर देते हैं। तो स्वीकार किसने किया? तो स्वीकार जो है
अरे मैसूर का राजा टीपू सुल्तान, मैसूर ने अस्वीकार कर दिया, मराठे स्वीकार कर लेते हैं, निजाम स्वीकार कर लेते हैं, अवध के जो शासक रहते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। टीपू सुल्तान को स्वाधीनता प्यारा था, टीपू सुल्तान को देश की मिट्टी की स्वतंत्रता प्यारा था, और ये टीपू सुल्तान का ही कहना था कि गीदड़ की तरह 100 साल जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जिया जाए। टीपू सुल्तान स्वीकार करता है और ललकारता है कि जीते जी आपकी गुलामी तो नहीं स्वीकार करूंगा, ललकारता है क्या हर बार की लड़ाई हो जाए। युद्ध 1799 में शुरू होता है, धीरे धीरे टीपू सुल्तान के जो सहयोगी रहते हैं वो साथ छोड़ करके जाने लगते हैं। टीपू सुल्तान जब तक जिंदा रहा एक भी सैनिक मैसूर के किले में नहीं घुस पाए, और मैसूर के किले के मुख्य प्रवेश द्वार पे ही वो लड़ते हुए शहीद हो गया, और इस तरीके से 1799 में मैसूर राज्य की कहानी खत्म हो गई। चलिए भाई, तो आंग्ल मैसूर युद्ध की कहानी खत्म हुआ। अब हम लोग कहां पे आएंगे? आंग्ल मराठा युद्ध पर आएंगे। तो डेली क्लास नोट्स में 3 युद्ध का आप लोग को भेज दिया गया है, प्रथम द्वितीय तृतीय तक का नोट्स भेज दिया गया है, चतुर्थ वाले का लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग कहां पर आएंगे? उसके बाद हम लोग जो है आंग्ल मराठा युद्ध पर आया जाएगा। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, उस पर आया जाएगा। ठीक है, टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गया। नेपोलियन नहीं आ पाया, नेपोलियन का रूस से झगड़ा हो जाता है, और नेपोलियन जो था वो 6 लाख की सेना लेकर रूस पे आक्रमण कर दिया। तो रूस से उसका झगड़ा होता है, इसलिए भारत पे आक्रमण का जो है कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं पाता है। हाँ बेटा, मैं लिखवाने जा रहा हूँ, चौथा लिखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। जो लिख लिए वो 5 मिनट आराम कर लीजिए, जो नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण सहायक संधि था। सहायक संधि था। फुल स्टॉप। टीपू सुल्तान के तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजय के पश्चात, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजय के साथ अत्यधिक अपमानजनक संधि ब्रैकेट में श्रीरंगपट्टनम पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। अत्यधिक अपमानजनक संधि पर, अत्यधिक अपमानजनक संधि को ब्रैकेट में श्रीरंगपट्टनम कर लिए हैं, मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा था, मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा था। उसके 2 पुत्र गिरवी थे, उनके 2 पुत्र गिरवी थे। ऐसे में टीपू सुल्तान फ्रांस के साथ नजदीकियां बढ़ाते हैं, फ्रांस के साथ नजदीकियां बढ़ाते हैं, जिससे अंग्रेजों के मध्य असुरक्षा की भावना आती है, असुरक्षा की भावना आती है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने नेपोलियन के भावी आक्रमण के खतरे को देखते हुए, भारत में अपने सैन्य संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से, साथ ही भारत में एक बृहद ब्रिटिश राजनैतिक नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए, सहायक संधि का प्रस्ताव लाया। इस सहायक संधि की 5 शर्तें लिखी हुई हैं, इसे आप लोग लिख लेंगे ना, इसे आप लोग लिख लीजिएगा यहां से उठा करके, कि लिखवा दो 5 प्रावधान, 5 मैंने हाथ से लिखा हुआ, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट लिखिए, टीपू सुल्तान ने वेलेजली के सहायक संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1799 ईस्वी में
1799 ईस्वी में, वर्ष 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मैसूर के किले की रक्षा करते हुए मारे गए तथा इस प्रकार मैसूर पर वाडियार वंश के अल्पवयस्क शासक कृष्णराज को बैठा दिया गया तथा टीपू सुल्तान के दोनों पुत्रों को गिरवी रख लिया गया। दोनों पुत्रों को पेंशन दे दिया गया। और इस प्रकार इन सारी औपचारिकताओं के पश्चात अंततः मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। चलिए भाई, तो कहानी खत्म हुआ। अब हम लोग कहां पे आते हैं? आंग्ल मराठा युद्ध पर आते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध। कुल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कब हुआ? तो प्रथम 1775 से 1782 ईस्वी, द्वितीय 1803 से 1806 ईस्वी, तृतीय 1817 से 1818 ईस्वी। प्रथम जो है सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। सालबाई की संधि से 1782 ईस्वी है, समाप्त हुआ। द्वितीय वाला जो है, द्वितीय में कई सारी संधियां हुई थी। अभी मैं आऊंगा तो बताऊंगा। सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी, राजपुर घाट की संधि हुई थी, और एक संधि और हुआ था। तो यहां पे कई सारी संधियां हुई थी। अंततः जो है राजपुर घाट रहता है। राजपुर घाट जो है, राजपुर घाट की संधि। चलिए अच्छा, तीनों कर लीजिए। देवगांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि, और राजपुर घाट की संधि। 3 संधियां, अंत में राजपुर घाट की संधि, इससे युद्ध समाप्त हुआ। अगला जो है, वहां पर मंगलौर हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि, यहां पे मंदसौर की संधि से मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन दे दिया गया। ठीक है, पेंशन दे दिया। जैसे अभी टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को पेंशन दे दिया गया और मैसूर की कहानी खत्म हो गई, तो वैसे इनको भी पेंशन दे दिया गया, बाजीराव को। और इस तरीके से क्या हुआ? इस तरीके से मराठों की भी कहानी खत्म हो गई। अब हम लोग आते हैं कि पेशवा की कहानी क्या है। तो देखा जाए, मराठा साम्राज्य और पेशवा। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो आप सभी लोग नाम सुने होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज। मध्यकाल में आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब को इन्होंने आजीवन चुनौती दिया था। छत्रपति शिवाजी के 2 पुत्र रहते हैं। बड़े पुत्र का नाम संभाजी, 1780 से 1789 ईस्वी। छोटे पुत्र राजाराम, 1680 होगा। संभाजी जो है 1680 से 1689 ईस्वी। राजाराम 1689 से 1700 ईस्वी।
राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय हैं और संभाजी के पुत्र शाहू रहते हैं। कहानी अब यहीं से शुरू होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज, क्यों इनको इतने सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है? वो हिंदू बना मुस्लिम वाला मामला नहीं, असल में इनको अपनी मातृभूमि प्यारी थी। महाराणा प्रताप को इतना सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? असल में उन्हें अपनी मातृभूमि प्यारी थी। शिवाजी महाराज क्या करते हैं? शिवाजी महाराज जो है एक बृहद मराठा राज्य की नींव डालते हैं। ऐसे में मुगलों से उनका आमना सामना होता है और आजीवन औरंगजेब को चुनौती दिए थे। इनकी मृत्यु के बाद कौन आते हैं? 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। उनके बड़े पुत्र जो है संभाजी जो है गद्दी पे बैठते हैं। अब शिवाजी का औरंगजेब जो है वो कुछ भी भाई कह सकते, बात वाका नहीं कर पाए। लेकिन शिवाजी के मरने के बाद औरंगजेब आगरा से 1682 ईस्वी में दक्षिण भारत आ जाते हैं। और जब मौका देखते हैं तो क्या होता है? मौका देख करके इनकी हत्या करवा देते हैं। संभाजी की हत्या करवा देते हैं। हत्या भी बड़े निर्मम तरीके से किया गया। निर्मम मतलब बड़े क्रूर तरीके से, मराठों को डराने के लिए बहुत ही क्रूर तरीके से किया गया। इनकी हत्या के पश्चात इनकी पत्नी और इनके बेटे को मुगल कैद में रख लिया गया। 1689 से बड़े बेटे का बेटा ही राजा बनता है। तो साहू जी क्या हुए? साहू जी मुगलों के कैद में चले गए। औरंगजेब को लगा कि मराठा साम्राज्य हमारे कदमों पर है, मराठा साम्राज्य हमारे कदमों पर है। फिर क्या होता है? क्योंकि बड़े बेटे का बेटा जो है जेल में है, नियम से राजा ये थे साहू थे, लेकिन वो कहां पे है? मुगल कैद में है। वो छोटे भाई राजा राम ने शासन का नेतृत्व संभाला और गुरिल्ला युद्ध करते रहे। महाराष्ट्र में कोल्हापुर आप देखेंगे सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, दक्षिण महाराष्ट्र में है। वहां से विरोध करते रहे, मुगलों को चुनौती देते रहे। खराब स्वास्थ्य से 1700 ईस्वी में राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के पश्चात राजा राम की पत्नी रहती है। राजा राम की पत्नी है। पत्नी का नाम क्या है भाई? ताराबाई है। पत्नी ताराबाई है। ताराबाई ने क्या किया? मात्र 5 वर्ष के भी रहते हैं। शिवाजी द्वितीय इनका नाम दिया जाता है। असल में कहा गया कि अपने दादाजी के ही अक्स हैं। तो शिवाजी द्वितीय के नाम से ताराबाई ने शासन करना शुरू कर दिया। कब की बात है? 1700 ईस्वी की बात है। अब औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई भाई? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गया। 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद मैंने बताया क्या हुआ? मुगलों का पतन शुरू हो गया। मुगलों का पतन शुरू हुआ। मुगलों के पतन में कौन आते हैं? ये सब हो गया है। बहादुर शाह प्रथम आते हैं। बहादुर शाह प्रथम ने मराठों को कमजोर, कई तरीके का इंटरप्रिटेशन, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बहुत अच्छे स्वभाव के थे, जानबूझ के छोड़ दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मराठों को कमजोर करने के लिए युद्ध नीति की जगह कूटनीति का सहारा दिया गया। तो इन्होंने क्या किया? बहादुर शाह प्रथम ने साहू को कारागार से मुक्त किया। परंतु पत्नी अभी भी जो येसुबाई है, राजा राम की पत्नी ताराबाई, संभाजी की पत्नी येसुबाई, वो अभी भी कारागार में है। बहादुर शाह के द्वारा कारागार से मुक्त करने का उद्देश्य क्या था? भाई लीगल जो उत्तराधिकारी है, बड़े बेटे का बेटा ही उत्तराधिकारी है और राजा राम कभी गद्दी पे नहीं बैठे। राजा राम मर गए, लेकिन ये हमेशा कहते रहे कि मेरा भतीजा जो असल में उत्तराधिकारी है वो कैद में है, इसलिए मैं राजा बना हूं। साहू को छोड़ा गया 1707 ईस्वी में। तो क्या होता है? ये आकर के अपने शासन की दावेदारी करेंगे, शासन की दावेदारी करेंगे। औरतें क्या होती हैं भाई? औरतें भावुक होती हैं, खास करके जो कहा जाता है मां होती है। एक मां अपने बेटे के लिए भावुक होती है। ताराबाई अब शिवाजी के प्रति क्या होती है? शिवाजी सेकंड जो इनके 5 साल के बेटे रहते हैं, इनके प्रति महत्वाकांक्षी होती हैं और कहती हैं कि नहीं भाई, राजा तो मेरा पुत्र शिवाजी द्वितीय ही रहेंगे। जिससे क्या होता है? जिससे साहू और ताराबाई में गृह युद्ध हो जाता है। क्या हो जाएगा? गृह युद्ध हो जाएगा। मराठे अब आपस में ही लड़ना शुरू करेंगे। किस मुद्दे पर? राजा कौन है। साहू लगभग 18 साल के बाद कैद से छूट के आए, दावेदारी किए भाई कि मैं जेल में था, मैं आ गया, राजा मैं हूं। ताराबाई अपने पुत्र को लेकर भावुक है और कहती है नहीं, राजा तो शिवाजी ही होंगे। गृह युद्ध आपस में ही लड़ना शुरू करते हैं। साहू को समर्थन किसने दिया? तो इस गृह युद्ध में साहू को समर्थन
बालाजी विश्वनाथ ने दिया, बालाजी विश्वनाथ ने दिया। सेना कर्ते के पद पे रहते हैं, बालाजी विश्वनाथ सेना कर्ते के पद पे रहते हैं। साहू जब इनके सहयोग से, बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से इस गृह युद्ध को जीतेंगे, तो जीतने के पश्चात बालाजी विश्वनाथ को क्या बना देंगे, इन्हें पेशवा बनाएंगे, पेशवा बनाएंगे। चलिए भाई पूरी कहानी एक एक करके बताया, कहीं पे कुछ डाउट है? शिवाजी, संभाजी, राजाराम, शाहू, राजाराम की पत्नी ताराबाई, ताराबाई राजाराम के अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय, गृह युद्ध, बालाजी विश्वनाथ, कहीं पे कोई डाउट है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंपटीशन चैट में चला। असल में आईएएस का जो कंपटीशन महसूस हो रहा है वो चैट बॉक्स में महसूस हो रहा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? ठीक है भाई, चलिए जब क्लियर है तो अब कहानी पे आते हैं, पेशवा की कहानी। ठीक है, तो पेशवा की कहानी पर आते हैं। मराठा पेशवा, मराठा पेशवा में कौन है? पहले जो है बालाजी विश्वनाथ हैं, दूसरे जो हैं बाजीराव हैं, तीसरे जो हैं बालाजी बाजीराव हैं, चौथे जो हैं माधवराव हैं, पांचवें जो हैं नारायण राव हैं, छठे जो हैं माधव नारायण राव हैं, सातवें जो हैं बाजीराव द्वितीय। इतने पेशवा की कहानी है। इन्हीं बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज तृतीय अंग मराठा युद्ध में हराते हैं 1818 में। मंदसौर की संधि होती है, कहानी समाप्त होता है। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ कब से कब तक? 1708 से 1720 ईस्वी, बाजीराव 1720 से 1740 ईस्वी, बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी, माधवराव 1761 से 1772 ईस्वी, नारायण राव 1772 से 1773 ईस्वी, माधव नारायण राव 1773 से 1795 ईस्वी, बाजीराव 1795 से 1818। इसके बाद इनको पेंशन दे दिया जाता है। बाजीराव की अपनी कोई औलाद नहीं रहती है। इन्होंने कानपुर के जो नाना साहब का नाम सुना होगा आपने, नाना साहब की मुंह बोली बहन छबीली थी। नाना साहब 1857 का विद्रोह आप लोग आएंगे, रानी लक्ष्मीबाई को छबीली कहते थे। उस नाना साहब को इन्होंने गोद लिया था, इनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, नाना साहब को इन्होंने एडॉप्ट किया था। डलहौजी आता है, गोद निषेध का नियम लाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाता है, इनकी पेंशन बंद होती है। नाना साहब 1857 का विद्रोह करते हैं। अंततः पेशवाई जो है, पूर्णतः जो पेंशन भी रहता है वो सभी खत्म, पेशवाई भी खत्म। सही है? ठीक है, आइए दो दो तीन तीन पॉइंट जो इन लोगों के बारे में जानते हैं। बालाजी विश्वनाथ सेना कर्ते के पद पे थे, साहू को गृह युद्ध में सहयोग दिए तो क्या हो गए? पेशवा बन गए। पेशवा भी कोई ऐसे वैसे नहीं जो कहा जाता है दूरदर्शी पेशवा। अभी मैंने कहा कि समय समय की बात होती है, कभी समय अगर आपके अनुसार हो, जो कहा जाता है ना, जो भगवान कृष्ण भी मरते समय उनको भगवान कृष्ण को एक बहेलिया ने तीर मारा था। मरते समय कहे थे कि भाई भगवान कृष्ण का मतलब समझ रहे ना, तीनों लोगों के मरते समय उन्होंने कहा था कि व्यक्ति नहीं समय होत बलवान रे भैया, समय होत बलवान। समय बलवान होता है। भगवान कृष्ण को एक बहेलिया मार दिया भाई। समय समय की बात है, जब समय आपके साथ हो तो समय पे गुरूर मत करिए, और समय अगर आपके साथ नहीं है तो वही है कि समय हर दौर दिखाता है। गुजरे जमाने की एक पिक्चर है, बॉलीवुड की पिक्चर है, आप लोग के पापा भी उस समय पैदा नहीं हुए होंगे, उस जमाने की ये पिक्चर है। 1965 के आसपास में ये पिक्चर आई थी। नाम ही वक्त है, पिक्चर का नाम ही वक्त है। अगर मौका होगा तो देखिएगा एक बार पुरानी पिक्चर में वक्त कौन कौन से दौर दिखाता है, इसी पे बना हुआ। तो कहने का अर्थ क्या है भाई? कहने का अर्थ यह है कि एक दौर मुगलों का था, एक दौर औरंगजेब का था, और शक्ति के गुरु ने औरंगजेब ने संभाजी को टुकड़े टुकड़े कटवा करके भीमा नदी के किनारे फिकवा दिया। समय का दौर बदल रहा है। मुगलों के पतन की कहानी जस्ट औरंगजेब के बाद ही शुरू हो जाती है। तो क्या है भाई,
जब पतन की कहानी शुरू होती है तो मैंने कहानी सुनाया था, बहादुर शाह है, उसके बाद जहादर शाह है, जहादर शाह के बाद फर्रुख सियर है। फर्रुख सियर जो क्या करते हैं, किसके सहयोग से आए थे? सैयद बंधुओं के सहयोग से आए थे। जब सैयद बंधुओं के सहयोग से आए थे तो सैयद बंधु चाहते थे कि हमारी कठपुतली बन के रहिए, फर्रुख सियर ने मना कर दिया। अब वही सैयद बंधु कहां पे आते हैं? बालाजी विश्वनाथ के पास आते हैं, इनसे सैन्य मदद मांगते हैं कि आप हमें सैनिक रूप से सहयोग दीजिए, फर्रुख सियर को हटाना है। बालाजी विश्वनाथ का कहना है बदले में मराठों को क्या मिलेगा? अभी मैंने आप लोग को बताया कि साहू को 1707 में छोड़ दिया गया, 1789 से कैद में थे, परंतु संभाजी की पत्नी जो येसुमती है या येसुबाई, वो 1689 से ही कहां पे है? 1689 से ही मुगल कैद में है, अभी भी मुगल कैद में है। तो सैयद बंधु कहते हैं भाई कि आपकी राजमाता जो है अभी भी हमारे यहाँ पे है, हमें सैन्य मदद दीजिए और बदले में राजमाता को ले जाइए। और भी बहुत सारे इनको ऑफर मिलते हैं, जैसे मराठे जो है चौथ और सरदेशमुखी वसूलते थे, इन्हें दक्कन में 10 लाख का चौथ और सरदेशमुखी का क्षेत्र जो है प्राप्त होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि ये राजमाता येसुमती को मुगल कैद से, सैयद बंधु को सहयोग देते हैं, उनको मुगल कैद से वापस लाते हैं। इनके पुत्र कौन होते हैं? इनके पुत्र बाजीराव। मराठों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे भारतीय इतिहास की बात कर रहा हूं, भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक, सबसे महान योद्धाओं में से एक। अभी मैं नेपोलियन के बारे में बता रहा था, नेपोलियन के बारे में भाई कहा भी जाता है कि यूरोप में उतना बड़ा योद्धा, आधुनिक यूरोप का सबसे महान योद्धा था। नेपोलियन की तुलना हमारे यहां पर समुद्रगुप्त से कर दिया गया। विंसेंट स्मिथ ने कहा कि समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन है। मैं नेपोलियन की सामर्थ्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। नेपोलियन आधुनिक यूरोप में नो डाउट सबसे महान योद्धा था, परंतु कमियां उसमें भी थी, कमियां नेपोलियन में भी थी। नेपोलियन अपने जीवन में 60 युद्ध लड़ा, 60 में 53 जीता, 7 युद्ध हारा। 60 युद्ध में 53 नेपोलियन जीता था, अपने जीवन में 7 बैटल वो डिफीट हुआ था। 7 बार नेपोलियन अपने जीवन में हारा था। बाजीराव जो है ये अपने जीवन में 40 युद्ध लड़े थे, अपने जीवन में 40 युद्ध लड़े। अरे दाग तो चांद पे भी है भाई, लेकिन बाजीराव का कैरियर जो है, राजनीतिक जो इनका अपना जीवन है, वो बेदाग है। नाम मात्र के ऐसे कुछ शासक आपको भारतीय इतिहास में दिखेंगे जो अपने जीवन में कभी हारे ही नहीं। 40 बार लड़ा, 40 बार में एक बार भी कोई युद्ध नहीं हारा। इसी बाजीराव का बड़ा ही फेमस कथन रहता है कि वृक्ष की शाखाओं पर प्रहार करने से बेहतर है वृक्ष के तने पे प्रहार करना, शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएंगे। बुंदेल बाजीराव मस्तानी वाला कहानी वो किंवदंती है, सुने होंगे। बुंदेलखंड की राजकुमारी मस्तानी रहती हैं। बुंदेलखंड पे इलाहाबाद के जो गवर्नर, मुगल गवर्नर रहते हैं, आक्रमण करते हैं। कुछ नकारात्मक उनकी निगाहें रहती हैं मस्तानी पर। ऐसे में पत्राचार होता है। पत्राचार में बाजीराव से कहा जाता है कि आप हमें मदद दीजिए। बाजीराव आते हैं, मुगल सूबेदार को पराजित करते हैं। पराजित करने के बाद फिर कहते हैं कि छत्रसाल, जो राजा छत्रसाल रहते हैं, उनकी दुविधा रहती है कि आप चले जाएंगे तो फिर से आक्रमण होगा। इनका कहना है कि फिर से आक्रमण नहीं होगा, एक बार दिल्ली पे ही चढ़ाई कर देते हैं। कहानियां छोटी छोटी बहुत सी हैं, टू द पॉइंट ये सुनिए कि बाजीराव वो योद्धा थे जो दिल्ली के तख्त पर आक्रमण किए। उस समय मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह हुआ करते थे। 12 लाख रुपया देकर के इनको दिल्ली से कहें कि बहुत मुगलों की बदनामी होगी, आप यहां से जाइए। निजाम को, भाई दक्षिण भारत में कौन है? मराठे हैं, निजाम है, निजाम को पराजित किया। और अपने ही समय में वारणा की संधि किससे करते हैं? जो शाहू है। और वारणा की संधि के साथ शासन का सर्वे सर्वा कौन होता है? वारणा की संधि में साहू और यहाँ पे शिवाजी जो द्वितीय है, ताराबाई रहती है ना, तो ये जो दोनों में विवाद, गृह युद्ध की स्थिति थी, भले हार गए थे लेकिन दावेदार ये बनी हुई थी। वारणा की संधि के तहत साहू ही शासन के सर्वे सर्वा होते हैं। इसके समय में ये संधि हुआ। बाजीराव जब पेशवा थे मतलब साहू की सबसे मजबूत स्थिति बना देते हैं। बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव आते हैं। इनके समय में सबसे प्रमुख घटना कौन थी? पानीपत का तृतीय युद्ध था। पानीपत का तृतीय युद्ध था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था भाई? जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन गया था? तो बालाजी बाजीराव के पुत्र रहते हैं विश्वासराव और इनके भतीजे रहते हैं सदाशिवराव। विश्वासराव भाऊ और सदाशिवराव भाऊ, बेटे और भतीजे गए। 22 मुख्य सेनापति रहते हैं। 25,000 की मराठों की फौज रहती है। उधर से कौन रहता है? उधर से अहमद शाह अब्दाली रहता है। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए विनाशकारी हुआ। यह युद्ध
मराठों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ, विनाशकारी सिद्ध हुआ और 25,000 की पूरी मराठा सेना मार दी गई। पानीपत कहां है भाई? दिल्ली के बगल में ही पानीपत, हरियाणा वाला क्षेत्र जो है पानीपत है। मराठवाड़ा क्षेत्र में इस युद्ध की सूचना पहुंचाने वाला तक कोई जिंदा नहीं बचा था। एक व्यापारी रहता है, उस व्यापारी को लगता है कि कम से कम कोई सूचना तो पहुंचा दे। व्यापारी इनके दरबार में जाता है। राजाओं का व्यवहार मैंने बाहुबली की मूवी में बताया था आप लोगों को। बाहुबली की मूवी में राजा साहब का अगर दिमाग खराब हो जाए तो क्या करते थे? भरे दरबार ये गर्दन कलम कर देते थे। व्यापारी था, उसे लगा डायरेक्ट करा दूं कि आपका बेटा मार दिया गया, आपका भतीजा मार दिया गया, 22 सेनापति मार दिए गए, 25,000 की सेना मार दी गई, तो क्या होगा? पानीपत में अक्सर युद्ध क्यों होता है? सभी निर्णायक युद्ध पानीपत में क्यों हुआ, उस पर चर्चा किया जाएगा। अभी कहानी पे रहिए। उसे लगा कहीं राजा साहब को अगर ये बता दिया आपके बेटे मार दिए गए, भतीजे मार दिए गए, 25,000 की सेना मार दी गई, कहीं दिमाग खराब हुआ, मुझे भी मार दिए। ठीक है, तो वो जो कहा जाता है सिंबल में उनको मैसेज फॉरवर्ड करता है। सिंबल तो ऊंट भाषा में, पहेली में उनको सूचना देता है। दरबार में आता है, कहता है 2 मोती विलीन हो गए, 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की असरफियां विलुप्त हो गई तथा सोने और चांदी की तो गणना ही नहीं किया जा सकता। इनका खुद ही दिमाग खराब रहता है कि सेना का कुछ पता नहीं है, जैसे होता है मूड डिस्टर्ब होता है, कौन क्या बोल रहा है पता नहीं चलता है। व्यापारी चला जाता है, फिर इनको लगता है ये व्यापारी कहने क्या आया था, 2 मोती विलीन हो गए, मतलब क्या मेरा बेटा विश्वासराव मार दिया गया, मेरा भतीजा सदाशिवराव भाऊ मार दिया गया क्या? 22 असरफियां विलुप्त हो गई, मतलब मेरे सेना के 22 के 22 सेनापति जो हैं मार दिए गए क्या? सोने और चांदी के मोहरों की तो गणना ही नहीं की जा सकती, मतलब पूरा का पूरा सेना मार दिया गया क्या? अब इनको लगता है कि वो कोई पहेली नहीं, वो कुछ मुझे मैसेज देना चाहता था। इतने दिनों से सेना का समाचार नहीं मिला था। हृदयाघात होता है, हार्ट अटैक होता है। 1761 में इनकी भी कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद माधवराव आते हैं। पतनशील मराठा शक्ति को क्या करते हैं? संगठित करते हैं। कल आपने देखा था 1771 में इन्होंने हैदर अली पे आक्रमण किया, हैदर अली को पराजित करते हैं, उनसे नजराना लेते हैं। कुछ हद तक जो मराठा शक्ति जो है विनाशकारी थी, माधवराव ने कुछ हद तक उसे भरने का प्रयास किया, लेकिन इनको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, क्षय रोग की भी उसे करते हैं। और क्षय रोग से क्या होता है? 1772 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इनके भाई कौन थे? माधवराव के भाई जो हैं रघुनाथ राव थे। रघुनाथ राव क्या हो जाते हैं? रघुनाथ राव सत्ता के दावेदार हो जाते हैं। ये नारायण राव जो है ये मात्र 17 वर्ष के रहते हैं। जब इनकी मृत्यु 6 से इनकी मृत्यु माधवराव की होती है, तो नारायण राव मात्र 17 वर्ष के रहते हैं। और 17 वर्ष में क्या होता है? अभी कहा जाता है 17 साल का लड़के हैं, तो निर्णय कौन ले रहा है? निर्णय भाई रघुनाथ राव। भले ये राजा हैं, पेशवा ये हैं, लेकिन निर्णय रघुनाथ राव ले रहे हैं। शीघ्र ही दोनों लोगों में भारी मतभेद उभर जाता है। जैसे अकबर के बारे में पता होगा, अकबर मात्र 13 साल 8 महीना 14 दिन के थे तो राजा बने। हुमायूं भाई पुस्तकालय की सीढ़ियां उतरते समय गिर जाते हैं। अकबर उस समय मात्र 14 साल भी पूरा नहीं हुआ था। कहने के लिए शहंशाह अकबर थे, लेकिन असली निर्णय उनके चाचा बैरम खान ले रहे थे। 4 साल बीतता है, 1556 में अकबर राजा बने थे, 1560 आता है, 1560 में भाई अकबर 18 साल के हैं। युवा अवस्था, आप समझ रहे हैं, युवाओं को गुस्सा बहुत आता है। अब बैरम खान से कहते हैं भाई कि मैं बड़ा हो गया हूं, निर्णय मुझे लेने दीजिए। बैरम खान निर्णय नहीं कहते, अभी तो आपके खेलने के दिन है, अभी तो आप बच्चे हैं। अकबर शिकार खेलने के बहाने आते हैं दिल्ली और आकर के बैरम खान को ललकारते हैं, बैरम खान को पराजित करते हैं, और क्या होता है? बैरम खान का पतन होता है। इन दोनों लोगों में जब मतभेद बढ़ेगा, 17 साल का कौन है? नारायण राव है। जब मतभेद बढ़ेगा तो रघुनाथ राव क्या करेंगे? नारायण राव के ये चाचा हुए भाई ना, तो रघुनाथ राव जो है नारायण राव की हत्या करवा देंगे। हत्या किस मकसद से करवाते हैं? कि पेशवा मैं बनूंगा। लेकिन हत्या करवाने के बाद इनको पता चलता है कि इनकी जो पत्नी है वो गर्भ से है। गर्भ से मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में है। पता चलता है कि प्रेगनेंसी पीरियड में है, तो कहा जाता है भाई कि वेट किया जाए, मतलब कि अगर पुत्र पैदा होगा तो पेशवा वो बनेगा, अगर लड़की पैदा होगी तो पेशवा आप बनेंगे। सुने ना कि दिल के अरमा आंसुओं से बह गए। हत्या तो इसलिए किए थे कि मैं पेशवा बन जाऊंगा, तब तक पता चला कि पत्नी गर्भ से है। जो पेशवा बनने की अरमा थी वो टल गया। कुछ दिनों के बाद क्या होता है? कुछ दिनों के बाद नारायण राव की पत्नी के गर्भ से पुत्र पैदा होते हैं। पुत्र पैदा होते हैं तो क्या होता है? अब ये पेशवा बनते बनते रह गए। नाम क्या रखा गया? नाम कहा गया कि इनमें पिता और दादाजी दोनों लोगों का अक्स है, तो दादाजी माधव, पिताजी नारायण, माधव नारायण राव नाम रखा गया। किसी की
थी किताब में सवाई माधवराव भी आपको मिल सकता है, किसी किसी उसमें जो है सवाई माधवराव भी नाम मिल सकता है, माधव नारायण राव। अब ये भाई दुनिया में आंखें खोले हैं, दुनिया में अभी आंखें खोले हैं, तो जो लड़का अभी पैदा हुआ वो डिसीजन वो राज्य कैसे चलाएगा? और ये जो है ये बागी हैं, ये अपना रंग जो है दिखा दिए थे नारायण राव के ही समय। बस यहीं से आंग्ल मराठा युद्ध की कहानी शुरू हो जाती है। आइए भाई अब कहां पे आते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम द्वितीय। जो उधर की कहानी बताया वो कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं? अच्छा ये प्रश्न पूछा गया है, इतिहास के सारे निर्णायक युद्ध पानीपत के मैदान में ही क्यों होते हैं? एक मेंस में आप लोगों के प्रश्न पूछा गया है, इतिहास के सारे निर्णायक युद्ध पानीपत के मैदान में ही क्यों होते हैं? लिख लीजिए ये प्रश्न। भारतीय इतिहास के सभी निर्णायक युद्ध पानीपत के मैदान में ही क्यों हुए? तो इसका जो है भौगोलिक कारक है, राजनीतिक कारण है, सैन्य प्रशासनिक कारण है, तकनीकी पहलू है। सारे युद्ध जो हैं यहीं पर क्यों हुए? तो इसका उत्तर अगर आप लिखेंगे तो वो लगना चाहिए कि आईएएस का उत्तर है, तो एक बड़ी व्यवस्थित तरीके से आना चाहिए। पानीपत के मैदान में कुल 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध अभी तीसरा मैंने बताया, मराठों का पतन होना, ये क्या था भाई? मराठों का पतन होना। यहाँ पे प्रश्न और बनता है, एक और प्रश्न लिखिए। पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निर्णय तो नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, भारत पर कौन शासन करेगा, परंतु इस युद्ध ने यह निर्णय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। चर्चा करें। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा दिल थाम के सुनिएगा, ठीक है, या थोड़ा सा दिमाग को सक्रिय करके सुनिएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध ने, आईएएस में इसी तरह से ना पूछना क्या चाह रहा है, पहले तो यही समझ नहीं आता ये पूछना क्या चाह रहा है। वो 3 इडियट मूवी देखे हैं ना, 3 इडियट मूवी में मशीन की परिभाषा वो टीचर जो रहते हैं आमिर खान से पूछते हैं, आमिर खान बड़ा ही सरल शब्दों में जवाब देते हैं, फिर वो टीचर गुस्सा जाता है, फिर उससे पूछता है जो कौन वायरस क्या नाम रहता है, साइलेंसर समथिंग कुछ जो भी नाम रहता है। फिर आमिर खान जाने लगते हैं और उनको अपनी किताबें लेके जाना था, तो वो पूछता है क्या चाहिए, तो कुछ पटंग पटंग बोलते हैं। टीचर पूछता है कहना क्या चाहते हो। आईएएस का प्रश्न यही है कि वो पूछना क्या चाहता है। अगर कठिन लेवल तो हार्ड लेवल के क्वेश्चन पे आ गया, पूछना क्या चाहता है पहले वही पल्ले नहीं पड़ेगा। तो क्या है, पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निर्णय तो नहीं किया कि भारत पर शासन कौन करेगा, परंतु इस युद्ध ने यह निर्णय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन लड़ा भाई? अहमद शाह अब्दाली और मराठे। कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली जीता। अहमद शाह अब्दाली जीता, परंतु भारत में रुका ही नहीं, वो लौटकर चला गया। जब लौटकर चला गया तो इससे यह निर्णय हो गया कि भारत पर कौन शासन करेगा। ये तो पता ही नहीं चला इससे भारत पर कौन, मराठे हार गए, अहमद शाह अब्दाली लौट के चला गया, कौन शासन करेगा इससे तो यह सिद्ध नहीं हुआ। परंतु इसने यह सिद्ध कर दिया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा। मुगलों का पतन और क्षेत्रीय राज्यों के उदय में मैंने बताया था ना, मुगलों के लिए विकल्प कौन कौन बन रहा था। मुगलों के लिए विकल्प जो है, यहाँ पर सिख बन रहे थे, यहाँ पर मराठे विकल्प बन रहे थे, नीचे जो है मैसूर विकल्प बन रहा था, इधर निजाम विकल्प बन रहे थे, इधर बंगाल के नवाब विकल्प बन रहे थे, यहाँ पर अवध के नवाब विकल्प बन रहे थे, यहाँ पर राजपूत विकल्प बन रहे थे। मुगलों का पतन होगा तो भारत पर शासन कौन करेगा? भारत पे शासन हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। आप लोग भी हजारों की संख्या में बैठे हैं, सब आईएएस बनना चाहते हैं। किसकी दावेदारी मजबूत माना जाए? जो परफॉर्मेंस दिखाएगा, अगले अटेम्प्ट में जो प्री निकाल लेगा, मेंस निकाल लेगा, इंटरव्यू तक पहुंच जाएगा, तो माना जाएगा कि हाँ असल में आईएएस ये जो इंटरव्यू में पहुंचे हैं इनमें से कोई बनेगा। मुगलों पे दावेदारी तो सब लोग कर रहे थे, लेकिन सबसे प्रबल दावेदारी किसकी थी? तो सबसे प्रबल दावेदारी जो थी वो मराठों की थी। अभी बाजीराव की कहानी सुना रहा था,
चुन चुन के सबको हराए थे ये लोग। इन्होंने मैसूर को हराया था, निजाम को हराया था, अलीवर्दी खान बंगाल के नवाब को हराया था, राजपूतों को हराया था, इनकी अधीनता अवध भी स्वीकार करता था। खुद शहंशाह हिंदुस्तान मोहम्मद शाह रंगीला ने जब दिल्ली पे बाजीराव पहुंचते हैं तो 12 लाख रुपया देके इन्हें विदा किया था। भारत पर भाई 1707 में मुगल मरे थे, 1707 के बाद ही मुगलों का पतन है, औरंगजेब 1707 में मरे थे, उसके बाद मुगलों का पतन है। 1707 से लेकर के पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था ना। 1707 से 1761 तक भारत पर शासन कौन करेगा, इसके सबसे प्रबल दावेदार कौन थे? इसके सबसे प्रबल दावेदार मराठे थे। प्रश्न क्या है भाई, इस युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, कौन शासन करेगा ये तो पता ही नहीं चला। मराठे हार गया, अहमद शाह अब्दाली भारत से चला गया। परंतु इस युद्ध ने यह निर्णय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। सबसे बड़े दावेदार कौन थे भाई? सबसे बड़े दावेदार जो हैं मराठे कब से हैं? औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही। इतने क्षेत्रीय शासकों में सबसे बड़े दावेदार मराठे कब से? औरंगजेब की मृत्यु के साथ से। पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या हो गया जिससे हम यह कह सकते हैं कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा? तो पानीपत के युद्ध में 25,000 की पूरी मराठा सेना मार दी गई। जिस मराठों ने सबको चुन चुन के हराया था, उस मराठों की सारी सेना मार दी गई। जिस देश की सारी सेना मार दी गई, कोई संदेश पहुंचाने वाला भी नहीं बचा। क्या हुआ भाई? उस क्षेत्रीय शक्ति का तो पतन ही हो गया। मैंने क्या लिखा है? पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। जब सारी की सारी सेना मार दी गई तो ये दावेदारी भी समाप्त हो गया। जो मराठे सबसे मजबूत दावेदार थे, मुगलों का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? इस युद्ध में मराठों की पराजय ने यह सिद्ध कर दिया कि अब भारत पे मराठे शासन नहीं करेंगे, भारत पर मराठे शासन नहीं करेंगे। पल्ले पड़ा कि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर जो मैंने बताया, पल्ले पड़ा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं भाई? हालांकि प्रश्न कठिन है लेकिन मैं उसका भावार्थ समझाया। पल्ले पड़ा कि नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए कि जो मैं कहना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, ये आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यस सर, यस सर, यस सर। नहीं सर वाले भी एक हैं। यस सर, आ गया सर, क्लियर है सर। जिनको नहीं समझ में आया वो थोड़ा सा एनसीईआरटी में डूबी है, एनसीईआरटी में डूबी है, ठीक है। सिंपल सी कहानी बस ये है भाई ना कि भारत पर कौन शासन करेगा? मराठे हार गए, अहमद शाह अब्दाली चला गया, ये तो पता ही नहीं चला भारत पर कौन शासन करेगा। परंतु इस युद्ध ने मराठों के लिए इतना प्रलयंकारी था, इतना विनाशकारी था, 25,000 की सेना मार दी गई। अपना बेटा विश्वासराव और अपना भतीजा सदाशिवराव मार दिए गए। 22 के 22 सेनापति मार दिए गए। और वो मराठी जो 1707 से सबसे प्रबल दावेदार हैं, वो क्या हुआ? कहानी खत्म हो गई। इससे तो ये सिद्ध हो गया ना कि मराठे तो शासन नहीं करेंगे। देख के मौका मारा चौका, अंग्रेजों ने चौका मार दिया। इसी को कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर। भाई लोग इसी को कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर। एक तरफ मराठों की पूर्णतः विनाश हो गया भाई, विनाश जिसे कहते हैं। 25,000 बाकी कब हुआ? 1761 में। मुकद्दर का सिकंदर अंग्रेज बन गया। 1759 में बेदारा में। 1757 में बंगाल मिल गया। बंगाल से क्या मिला? अलादीन का चिराग मिल गया, मीर जाफर मिला। जब चाहते थे उसको ठोकते थे, निकालते थे माल पानी। इतना बेचारे को चूसे कि अपने दरबार का सोने का बर्तन तक बेचना पड़ गया। मुकद्दर का सिकंदर उसी दौलत से अपनी सेना का निर्माण किए। 1759 में डचों की कहानी खत्म कर दिए। 1600 से आए हुए हैं, मुकद्दर काम नहीं कर, भाग्य साथ नहीं दिया। कहा जाता है भाई ना, अल्लाह मेहरबान तो किस्मत पहलवान। मेहरबान मुकद्दर मेहरबान है, नसीब जो इनके ऊपर वो है। 1757 में बंगाल की समृद्धि मिला। उसी समृद्धि से 59 में बेदारा में डचों को हरा दिया। उसी समृद्धि से 1760 में फ्रांसीसियों को हरा दिया। अब पाला किससे पढ़ना था? पाला मराठों से पढ़ना था, क्योंकि मराठे सबसे शक्तिशाली थे, चुन चुन के सबको हराए थे। लेकिन 1761 में मराठों का ही विनाश हो गया। अंग्रेज क्या हो गए? तो कहा जाता है बिना लाठी चलाए ही उनका शत्रु जो है धराशायी हो चुका था। मैदान खुला था, बक्सर को पा लिया, उत्तर भारत की शक्ति बन गए। अभी भी मराठों का डर था, दक्षिण की तरफ गए तो मराठों से नहीं उलझे। अभी भी मराठों का डर था, मराठों से नहीं उलझे। उलझे किससे? तो सबसे पहले मैसूर से उलझे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से अंतर। ठीक है, तो क्या हुआ? ये कहानी है। अब आते हैं कि सारे निर्णायक युद्ध प्लासी का वो प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कौन लड़ा था? बाबर लड़ा था। इस तरफ कौन था? इस तरफ इब्राहिम लोदी था। 1206 ईस्वी में सल्तनत काल की स्थापना पड़ी थी। गुलाम वंश 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक से आया था। 1526 मतलब क्या हुआ भाई? 300 सालों से भी ज्यादा समय का सल्तनत काल पानीपत के युद्ध से खत्म हो। इतिहास के सभी निर्णायक युद्ध पानीपत के मैदान में ही क्यों हुए? पानीपत कहां पर है? पानीपत दिल्ली के जस्ट बगल में है। दिल्ली से यहां से 70-80 किलोमीटर ही है, हरियाणा में पानीपत। अब भाई पानीपत में क्यों हुए? इसका भौगोलिक कारण था। अभी निर्णायक युद्ध में कोई विदेशी बाह्य आक्रमण से लड़ना है,
क्या है भौगोलिक कारण? उत्तर में महान हिमालय है, उत्तर में हिमालय है, तो हिमालय क्या है? आप कक्षा 6 में रहे होंगे तभी पढ़े होंगे कि हिमालय उत्तर में हमारी रक्षा करता है, चट्टान की तरह खड़ा है। कोई भी आक्रमण हिमालय से उत्तर की तरफ से तो हो नहीं सकता है। पूर्व और पश्चिम में क्या है? यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में क्या है? दक्षिण में हिंद महासागर है। अब कोई आक्रमण इधर से तो हो, समंदर में से तो कोई उस जमाने में जब तकनीक आज की तरह फाइटर प्लेन तो थे नहीं, उड़ करके आ जाएंगे, जब पहले की तरह रामायण की तरह बजरंगबली तो थे नहीं, उड़ करके आ जाएंगे, तो कोई आक्रमण इधर से भी नहीं हो सकता था। इधर क्या है भाई? इधर राजस्थान में थार का मरुस्थल है, दुनिया के 10 सबसे बड़े मरुस्थलों में से आता है, द ग्रेट डिजर्ट ऑफ थार। कोई विदेशी आक्रमण इस मरुस्थल से भी नहीं हो सकता है। जब भी कोई आक्रमण होगा वो इधर से होगा, तो जब भी कोई आक्रमण होगा वो उत्तर पश्चिम भारत से होगा, उत्तर पश्चिम भारत से होगा। उत्तर पश्चिम भारत में क्या है? हिंदू कुश पर्वतमाला है, हिंदू कुश पर्वतमाला में दर्रा है, भारत में प्रवेश करने के लिए गेटवे है, खैबर दर्रा है। चलिए भाई, मजा आया तो सारा मेहनत जो है पास है, ठीक। तो उत्तर पश्चिम में क्या है? खैबर दर्रा है। तो कोई भी भारत से आप ये तो समझिए ना, किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है, किताब पढ़ लिए, कोचिंग करने से भी कुछ नहीं होता है। समझ का ये जो स्तर है, समझ का स्तर, मानसिक स्तर कितना बड़ा है। भारत पर जितने भी बाय आक्रमण, अगर मान लिया जाए कि आर्य भी, अब तो ये भाई ये थ्योरी ही गलत साबित हो रहा है, कई सौ सालों पुरानी थ्योरी, क्या मध्य एशिया से आया, ये थ्योरी ही आर्यों का आक्रमण, ईरानी आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण, इंडो ग्रीक का आक्रमण, सन का आक्रमण, पार्थियन का आक्रमण, कुषाण का आक्रमण, हुरो का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण, मोहम्मद गौरी का आक्रमण, बाबर का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली, सब आक्रमण इधर से ही क्यों हो रहा है? तैमूर लंग का आक्रमण, सारे आक्रमण इधर से ही क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भौगोलिक कारण है भाई। समंदर में से उस जमाने में कोई आएगा थोड़ी ना, और हिमालय की दुर्गम पहाड़ी को हवा नहीं पार कर पा रही है, साइबेरिया की ठंडी हवाएं नहीं पार कर पा रही है, आदमी पार कर जाएगा? भौगोलिक कारण। एकमात्र प्रवेश द्वार हिंदू कुश पर्वतमाला, और हिंदू कुश पर्वतमाला से ही भारत में आक्रमण। पानीपत का मैदान ही क्या था? युद्ध। भाई अगर दो पक्षों में युद्ध, तो ये आतंकवादी तो है नहीं, दे आर नॉट द नॉन स्टेट एक्टर्स, दे आर द स्टेट एक्टर्स। जहां पे राजा लड़ रहे हैं, राजा की सेना लड़ रही, तो लीगल बैटल हो रहा है, वो कोई आतंकवादी और सरकार के बीच का युद्ध है नहीं। दो राजाओं के बीच में, दो देशों के बीच में लड़ने के लिए युद्ध का मैदान होना चाहिए, भौगोलिक रूप से एक युद्ध का मैदान, वो भौगोलिक रूप से पानीपत में वो मैदान मौजूद था। महाभारत का जो कुरुक्षेत्र का युद्ध सुने, कुरुक्षेत्र भी वही है। अगला जो है राजनीतिक कारण क्या है? राजनीतिक कारण, राजधानी क्या था जब भी मध्यकाल में पानीपत का तीनों युद्ध हुआ? राजधानी दिल्ली था या तो आगरा था। कोई भी शासक जो राजा है वो अपने राजधानी में घुसने का इंतजार नहीं करेगा, दुश्मन देश की सेना हमारी राजधानी में घुस जाए। जब भी राजधानी पे खतरा आएगा तो राजधानी के बाहर ही वो लड़ेगा। युद्ध सेनाओं के बीच में होता है, आम जनता जाके नहीं लड़ती है। राजनीतिक कारण, जब भी दिल्ली के ऊपर खतरा आया, भारत की राजधानी के ऊपर खतरा आया, तो राजाओं ने हमेशा राजधानी के बाहर युद्ध लड़ना प्राथमिकता दिया, और दिल्ली के बाहर पानीपत सबसे समीपवर्ती क्षेत्र था, इसीलिए सारे युद्ध पानीपत में हो गए। सैन्य प्रशासनिक कारण, कुछ जो इतिहास में बनी पिक्चर है जरूर देखा कीजिए। एक साउथ इंडिया की मूवी रुद्रम्मा देवी है, उसे देख सकते हैं। बाहुबली आप सभी लोगों ने देखा हुआ है। पानीपत नाम से पिक्चर है, संजय दत्त है और कोई है उसमें, नाम ही शायद पानीपत है। जब युद्ध होता है भाई ना, तो युद्ध में क्या होता है? रण कौशल दिखाया जाता है, सैन्य कौशल दिखाया जाता है। बातें बड़ी बड़ी नहीं, पोरस को भी आपने जब ऑप्शनल में पढ़ाया था ना। युद्ध क्षेत्र में व्यू रचना करना होता है। सेना जो है व्यू रचना कहां पे करेगी? जहां पे बृहद मैदान हो। बड़ी सेना कहां पे लड़ सकती है? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के पास मात्र 10,000 की सेना, इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना। सैनिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी क्या होना चाहिए? एक बृहद मैदान होना चाहिए जहां पे युद्ध की सैन्य व्यू रचना को दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से कार्यान्वित कर सके। ऐसा अनुकूल माहौल पानीपत में ही मिलता था सैन्य दृष्टिकोण से, इसीलिए सारे युद्ध पानीपत में हुए। तकनीकी कारण क्या था? उस जमाने में युद्ध तलवार से होते थे, उस जमाने में युद्ध ढाल से होते थे। 10-50 तोपे, वो भी अपवाद। जो मेन युद्ध होता था वो तलवार ढाल से, बाजूबंद होते थे, शिरस्त्राण होता था। इतने बड़े पैमाने पर बनाने वाले कारीगर भी चाहिए ना, जो तकनीकी रूप से बस वही सैकड़ों वर्षों से वही काम ही कर रहे हैं। उमदा अच्छी क्वालिटी का तलवार बनाना, अच्छी क्वालिटी का ढाल बनाना। पानीपत ऐतिहासिक दृष्टि से क्या था? ऐतिहासिक दृष्टि से युद्ध का मैदान था, इसलिए तकनीकी रूप से सैन्य साजो सामान को बनाने वाले इसी क्षेत्र के इर्द गिर्द में रहते थे। जब आर पार की लड़ाई होती थी तो इन्हीं को बुलाया जाता था, भाई इस पैमाने पे हमें ये हथियार चाहिए, जहां पे उपलब्ध रहेंगे युद्ध वहीं पे संभव है। ये इसका तकनीकी पहलू है। युद्धास्त्रों से जुड़े हुए कुशल तकनीकी कारीगर शताब्दियों से पानीपत के क्षेत्र में रहते थे, इसीलिए सारे युद्ध पानीपत के मैदान में हुए। चलिए भाई, तो ये भी मेंस का प्रश्न हुआ। अब बताइए क्या नहीं समझ में आया, या समझ में आया तो उसे भी बताइए।
आंग्ल मराठा युद्ध रह गया पीछे। चलिए मुझे फटाफट बताइए जो है कि मामला सही है। अनमोल बेटा ना आप बेचैन मत होइए, आपको हमारी टीम बैठी हुई है, वो नोट्स बना करके 24 घंटा के अंदर दे देती है। मैं नोट्स अगर क्लास में नहीं भी बनवा रहा हूं तब भी अपनी टीम बना करके आपको दे रही है। आप आधा घंटा अलग से समय निकाल लीजिए, 40 मिनट अलग से समय निकाल लीजिए, नोट्स में बनवाऊंगा। किसी दिन अगर मैं हर टॉपिक का एक एक नोट्स बनवाने लगा तो इतिहास ही 3 साल चलेगा। अभी तो आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, 1.5 महीने का बैच है, 1.25-2 महीना तो अभी दिख रहा है, जो अभी दिख रहा है वो 1.25-2 महीने तक जाएगा। ये केवल आधुनिक भारत है, 6 सेगमेंट आपको करना है। आधुनिक भारत है, प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, विश्व इतिहास है, कला और संस्कृति है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत है। अधीर मत होइए, आपका नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए अलग से हम लोग कंटेंट राइटर टीम रखे हैं, लिख रहे हैं, लिख करके 24 घंटा में दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब आंग्ल मराठा युद्ध को नहीं शुरू किया जा सकता है, समय की सीमाएं हैं, तो हम लोग आज की क्लास यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। कल मिला जाएगा और कल फिर से हम लोग जो है यहीं से आंग्ल मराठा युद्ध की कहानी से आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।